दोस्तों, चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करूं न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर और तबाही जो है वो मचाई जाए। लेकिन क्या वाकई में चाइना ने वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर लिया है ताकि न्यूक्लियर वेपन जिस तरीके से अटैक कर सकता है उससे भी एडवांस लेवल पर जाकर वो अटैक करे? इसीलिए चाइना ने एक एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए, उसने रिफ्यूज कर दिया है। तो आप लोग न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख सकते हैं, चाइना रिफ्यूज टू साइन एग्रीमेंट टू बैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम कंट्रोलिंग न्यूक्लियर वेपन्स। चाइना ने रिफ्यूज कर दिया है कि मैं ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करूंगा जिससे कि मेरी जो एआई सिस्टम है उसको मैं यूज ही ना कर पाऊं। तो चाइना ये चाहता है कि पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंट्रोलिंग सिस्टम है उसको मैं कैप्चर करूं और उसका यूज करूं मैं न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर। जब भी न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर एआई का यूज किया जाएगा तो आप लोग मान के चलिए कि वो एडवांस लेवल पर जाकर तबाही मचा सकता है। लेकिन ये भारत के लिए एक बुरी खबर है। कल को इंडो चाइना वॉर होता है तो वही एआई सिस्टम जो है वो इंडिया के ऊपर भी यूज हो सकता है। इसलिए इंडिया को खुद को भी एक एआई सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा चाइना के लिए, ताकि हम भी न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनके अंदर एआई सिस्टम को यूज कर सकें। लेकिन चाइना ने आखिरकार इस चीज को रिफ्यूज क्यों कर दिया है और ये एग्रीमेंट के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ था जिसको जाकर आज रिफ्यूज कर दिया गया है? चलिए, चाइना ऑप्टेड आउट, मतलब चाइना इससे बाहर हो चुका है। ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन, ये जो एग्रीमेंट था इसका टाइटल यही था, ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन। एग्रीमेंट एम टू बेनिंग एआई, मतलब ये एग्रीमेंट इसलिए हो रहा था कि आप लोग न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसके अंदर एआई का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एआई का यूज करते हैं तो उसके अंदर जो डेटाज यूज किए जाते हैं उसको बहुत आसानी से वो रिजॉल्व कर सकता है और फिर वो ये नहीं देखेगा कि कहां पर ह्यूमन बींग्स हैं, वो केवल तबाही करने के लिए सामने आएगा। ठीक है, तो इसीलिए एआई का वहां पर यूज करने के लिए, बैन करने के लिए एक एग्रीमेंट जो है वो साइन करवाया जा रहा था और उस समिट का नाम था री एआई एम समिट, है ना। री एआई एम समिट उसका नाम था, जो कि कहां पर हुआ है? सियोल के अंदर हुआ है ये, और इसके अंदर 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। सियोल से पहले ये हैग के अंदर हुआ था, नीदरलैंड्स के अंदर। इसका पहला समिट जो है वो नीदरलैंड की कैपिटल हैग के अंदर हुआ था, एम्स्टर्डम है उसकी कैपिटल। तो हैग के अंदर हुआ था, जहां पर जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहीं पर स्थित है। तो हैग के अंदर पहला समिट होता है और दूसरा समिट जो है वो सियोल के अंदर हो रहा है, जो कि साउथ कोरिया की कैपिटल है। 100 कंट्रीज ने वहां पर पार्टिसिपेट किया है। इट स्ट्रेस्ड ह्यूमन कंट्रोल ओवर न्यूक्लियर एक्शंस एंड एक्नॉलेजेस द नीड फॉर फ्यूचर डिस्कशन ऑन मिलिट्री एआई। रशिया इससे बाहर रहा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी इन्वेजन चल रहा है, इसलिए रशिया को इससे बाहर रखा गया है। लेकिन वाकई में ये बहुत भयंकर तबाही जो है वो मचा सकता है, इसलिए चाइना का इस पर साइन करवाना जरूरी है इंडिया के पक्ष के अंदर। आप लोग हमारे 100 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। इस चैलेंज के अंदर अगले 100 दिनों में आप जो पोर्नोग्राफी का एडिक्शन है इससे बाहर निकल सकते हैं। साथ ही में आप किसी भी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि 100 डेज के अंदर मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, 100 डेज के अंदर मुझे ये बिजनेस जो है वो सेटअप करना है, 100 डेज के अंदर मुझे स्टार्टअप खड़ा करना है, 100 डेज के अंदर मुझे पोर्नोग्राफी का एडिक्शन छोड़ना है। तमाम जो है आप लोग चैलेंजेस ले सकते हैं। आप इस चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए, आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन इसके अंदर रखे गए हैं। चैलेंज कूपन कोड आप लोगों को इसके अंदर यूज करना है। आप लोग चाहें तो 175 डेज का डायरेक्टली एक चैलेंज ले सकते हैं। 100 डेज तो आप हमारे साथ में चलिए और फिर 75 डेज जो इससे पहले चैलेंज था उसको आप कंप्लीट कीजिए। टोटल 175 डेज हो जाएंगे, तो एक कोम्बो कोर्स के साथ में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। रिसेंटली यूक्रेन ने एक एआई एनेबल्ड ड्रोन का यूज किया था, जहां पर उसने टारगेट किया था रशिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट को। हालांकि वो वहां पर डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया, उस पर निशाना नहीं लग पाया, क्योंकि जानबूझकर यूक्रेन ने उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी थी। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, एनर्जी सेक्टर, उसको टारगेट कर रहा था यूक्रेन एआई एनेबल्ड ड्रोन के माध्यम से। उस समय सबसे पहली बात ये निकल कर आती है कि आखिरकार ये एआई एनेबल्ड ड्रोन जो है वो यूक्रेन के पास में कहां से आए और यही ड्रोन कहां से सप्लाई हुए हैं? जो मिडिल ईस्ट कंट्री है वहां से सप्लाई हुए हैं। किसके पास में? यूक्रेन के पास में। और खास तौर पर यूएसए है, यूरोपियन कंट्रीज है, उन्होंने यूक्रेन को मदद की है इन ड्रोन्स को बनाने के अंदर, और यहां से क्या किया है, उनको एक्सपोर्ट भी किया है। तो यूक्रेन ने सबसे पहले इस्तेमाल जो है वो एनर्जी सेक्टर के ऊपर किया था, रशिया के ऊपर। इससे रशिया बड़ा परेशान हुआ था। ये जो एआई एनेबल जितने भी वेपन्स है, इसका इस्तेमाल कहां पर हो सकता है? वॉरफेयर सिस्टम्स के अंदर हो सकता है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, मतलब मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन कंडीशंस आती हैं जहां पर इंसानी दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं फेल कर जाता है कि आखिरकार क्या करे।
एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर एआई एनेबल्ड जो सिस्टम्स होते हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। फिर है डेटा प्रोसेसिंग। देखिए आज डेटा कितना सारा है, कोई भी इंसान है, मान लीजिए कोई मिलिट्री पर्सोनेल है, उसके सामने बहुत बड़ा डेटा है, उसको वो क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, देखेगा कि आखिरकार इस डेटा में से काम का डेटा कौन सा है जिससे मैं अपना प्लान जो है एग्जीक्यूट कर सकूं। लेकिन यही काम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया जाए तो बहुत कम टाइम के अंदर उस डेटा को फिल्टर करके उसका रिजल्ट, कंक्लूजन जो है वो निकाल कर दे देता है और उस पर वर्क कर देता है। इसीलिए एआई जो है वो बहुत अच्छे से काम करती है वेपन्स के ऊपर। कॉम्बैट सिमुलेशन होता है, टारगेट रिकॉग्निशन होता है, थ्रेट मॉनिटरिंग होती है, ड्रोन जिसे भी हम लोगों ने देखा यूक्रेन ने यूज किया था, साइबर सिक्योरिटी के अंदर एआई का यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, मतलब हर जगह जो है वो एआई का यूज हो रहा है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर एआई का यूज नहीं होना चाहिए। कहां कहां पर होता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। देखिए क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यह है कि अगर मान लीजिए कि मिलिट्री जो कमांड्स हैं वहां पर कोई डिसीजन मेकिंग करना है, कंडीशन ऐसी है कि वहां पर इंसान जो है, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी इंसान जा नहीं सकता है, वहां पर एआई एनेबल्ड ड्रोन को हमने सेंड कर दिया है, वो पूरा उस एरिया को सर्च करेगा, देखेगा कि क्या यहाँ की टेरेंस है, क्या यहाँ की कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग वो प्लान को बनाएगा और एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि वहां पे इंसान का जाना बहुत मुश्किल है। दूसरा है कि डेटास काफी सारे होते हैं, उसको प्रोसेस करने के अंदर, उसको फिल्टर करने के अंदर इंसान को बहुत समय लग जाएगा। कर तो सकते हैं लेकिन टाइम बहुत लगेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग एआई का यूज करेंगे तो बहुत कम टाइम में उस डेटा को फिल्टर करके उसको एग्जीक्यूशन की जो है वो टाइम पर ले आएगा। इसीलिए एआई जो है वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। द रेस्पॉन्सिबल, देखिए ये जो सबमिट हुआ था उसकी फुल फॉर्म क्या है, मैंने आपको बताया री एआई एम। तो री क्या है, रेस्पॉन्सिबल एआई इन द मिलिट्री डोमेन। तो ये एक जो ब्लूप्रिंट था इसको सामने रखा गया था और उसी ब्लूप्रिंट पर चाइना ने साइन करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि मैं साइन नहीं करूंगा। वॉज मोर एक्शन ओरिएंटेड इन कीपिंग विथ एडवांस डिस्कशन एंड डेवलपमेंट्स इन द मिलिट्री सच एज एआई एनेबल्ड ड्रोन्स। बेसिकली क्या है कि जैसे अभी यूक्रेन ने इस्तेमाल किया था उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हाल ही के अंदर ये ब्लूप्रिंट पेश किया गया था, लेकिन चाइना ने इसको क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। एआई एप्लीकेशन शुड बी एथिकल एंड ह्यूमन सेंट्रिक। बेसिकली क्या है कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी आती हैं जो कि वाकई में हमको बहुत फायदा पहुंचाती हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये डबल एज स्वॉर्ड, मतलब ये दो धारी तलवार है, दोनों तरफ से नुकसान होगा। एक तरफ से ह्यूमन बीइंग जिसके ऊपर अटैक हो रहा है न्यूक्लियर वेपन्स का, उनके ऊपर तो नुकसान होगा ही होगा, फिर बाद में इसको कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर इसका यूज हम लोग वॉरफेयर के अंदर करते हैं तो कंट्रोलिंग पावर जो है वो हो सकता है कि हम लोग खो दें। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज अगर हम लोग करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर तो उसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल जो है वो हो जाएगा। इसीलिए हो सकता है कि क्या यही चीज सोचकर जो है वो आज ये एग्रीमेंट साइन हो रहा हो। द डिक्लेरेशन फ्रॉम द समिट डिड नॉट स्पेसिफाई सैंक्शंस और पेनल्टीज। मतलब ये जो डिक्लेरेशन साइन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं था कि कुछ सैंक्शंस लगाए जाएंगे, कोई पेनल्टीज लगाई जाएंगी। ये बेसिकली एक ऑर्डिनरी एक एग्रीमेंट था, लेकिन उसके ऊपर भी चाइना ने जो है वो साइन नहीं किया था। इट एक्नॉलेज दैट सिग्निफिकेंट प्रोसेस इज नीडेड फॉर द स्टेट्स टू कीप अप विथ एडवांसमेंट्स इन मिलिट्री एआई। मिलिट्री के अंदर आप देखते हैं कि आए दिन जो है वो एडवांस इक्विपमेंट आ रहे हैं मिलिट्री को एडवांस करने के लिए, एनहांस करने के लिए, लेकिन एआई का यूज जो है वहां पर बहुत खतरनाक हो सकता है। अभी ये सियोल समिट हुई है, इससे पहले हैग के अंदर हुई थी नीदरलैंड के अंदर। अभी पार्टिसिपेटिंग कंट्री बहुत सारी हैं, लेकिन को होस्ट के अंदर ब्रिटेन, नीदरलैंड, सिंगापुर, केनिया, ऐसे बहुत सारे कंट्री जो हैं वो यहां पर शामिल हुए थे। मोस्ट कॉम्प्रेसिव एंड इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर एड्रेसिंग एआई इन द मिलिट्री डोमेन। मतलब ये समिट बेसिकली इसलिए हुआ था ताकि ये बता सके कि आखिरकार एआई का यूज कहां कहां किया जाना चाहिए। अगर मिलिट्री के अंदर यूज करना है, उस रीजन के अंदर, उस एरिया के अंदर यूज करना है, तो आखिरकार कहां पर हम लोग एआई का यूज कर सकते हैं। और उसमें साफ तौर पर एक एग्रीमेंट सामने लाया गया था कि न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर इसका यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, रशिया जो है वो इससे क्या रहा था, बाहर हुआ था। तो आप लोग ये देखिए कि आखिरकार चाइना जो है वो करना क्या चाहता है, उसका टारगेट क्या है, वो एआई का यूज करना चाहता है। अब देखिए इंडिया और चाइना के रिलेशन आप लोगों को पता है, आगे जाकर इंडिया को जो है वो नुकसान हो सकता है इस चीज को लेकर। अगर आज चाइना इस पर साइन करता है तो इंडिया को बड़ा फायदा होगा। अब इंडिया एआई के अंदर लगा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के अंदर इंडिया जो है वो भरसक प्रयास कर रहा है कि हम लोग एआई का बहुत अच्छे से एडवांसमेंट कर ले।
और इसी एडवांसमेंट के अंदर हम लोग जो है वो मिलिट्री के अंदर इसका यूज करने लग जाएंगे। तो चाइना ने अगर एग्रीमेंट को साइन कर लिया तो हमको फायदा होगा, अगर नहीं किया तो थोड़ा नुकसान जो है वो हमको हो सकता है। आप लोग हमारे 100 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें 3 लेवल हैं और 3 लेवल्स को हम लोग लगभग 100 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोग का जो पोर्नोग्राफी का एडिक्शन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। मैं चाहता हूं कि वापस से उसको रिगेन किया जाए, आपके ब्रेन को रिवायरिंग की जाए, उसकी रीप्रोग्रामिंग की जाए, और आप इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, जिसे डिस्काउंट प्राइस में आपको अवेलेबल होगा। आप लोग चाहें तो इसकी कॉम्बो कोर्स के साथ में भी जुड़ सकते हैं। 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।